यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली बरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमें भी बार बार उड़ान भरनी होगी, बार बार अपने आशियाने को बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। एक जुनून, एक लगन, एक आग जलानी होगी, तभी हम अपने लक्ष्य को, अपने गोल को हम पा सकेंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एक बार फिर से मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। आज के लेक्चर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, और इस वीडियो लेक्चर से पहले मैंने आप सबको कहा था कि आप लोग मेरा जो ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल जो चैनल है, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकूं और उससे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, जो मेहनत कर रहे हैं वो उस मेहनत का फायदा हमें भी मिल रहा है। और मेरे चैनल पर जो 12th नंबर पर वीडियो प्लेलिस्ट में होगी, उसमें मैंने स्पेशल एक्सपेंसेस डिटेल में डिस्कस किए हैं कि इनका मतलब क्या होता है। वो इस लेक्चर में भी मैं डिस्कस करूंगा, बट आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आप लोगों को ये फाइनल अकाउंट्स चैप्टर समझ आ गया आसानी से, तो इसके बाद बेटा एक सिंगल एंट्री या अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, उस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आसानी से चैप्टर आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपसे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से रिलेटेड कुछ डिस्कस किया था। तो आज इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, वो सब डिस्कस करूंगा आपसे। तो बेटा ये फॉर्मेट आपके सामने है। तो इसमें क्या आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आ गया, ये लेजर अकाउंट के फॉर्म में होता है। यहाँ पर डीआर डेबिट साइड है, ये सीआर है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो डेबिट साइड में बेटा क्या क्या लेंगे हम, तो डेबिट साइड में हमने ओपनिंग स्टॉक लिया, टू परचेजेस लेस, अगर हमने कोई परचेज रिटर्न वापस किया, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, इसमें से माइनस करते हैं। आपको पेपर में जो फॉर्मेट बनाना नहीं आएगा, पर जब तक आपको फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो वेजेस क्या होती है कि जो हमारी फैक्ट्री में जो लेबर, फैक्ट्री में हम यूजिंग द वर्ड, जो फैक्ट्री में लेबर काम करती है, उनको जो हम जो पैसा पे करते हैं उनकी सर्विसेज के बदले में, उन्हें हम वेजेस कहते हैं। नेक्स्ट आ गया वेजेस एंड सैलरीज। तो ये भी सेम चीज है। तो इन्होंने वेजेस एंड सैलरीज क्यों दोबारा लिख दिया, क्योंकि जब हम बेटा आगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम पढ़ेंगे, उसमें कई बार टू सैलरीज लिखा होगा, जो भी खर्चे होते हैं ट्रेडिंग के भी डेबिट में आते हैं और प्रॉफिट लॉस के भी डेबिट में आते हैं। तो ट्रेडिंग में वेजेस आती हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सैलरीज वर्ड लिखते हैं हम। तो जो लोग, जो वेजेस के लिए एक और चीज आ गई, वेजेस को किसको दी जाती है, ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉयज को, जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में जो काम करते हैं, तो उन्हें हम वेजेस पे करते हैं। और जो ऑफिस में लोग काम करते हैं उन्हें हम सैलरीज, उन्हें जो पैसा पे किया जाता है उसे हम सैलरीज कहते हैं। ठीक है। तो अगर कभी पहले वेजेस एंड सैलरीज, पहले वर्ड वेजेस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा वेजेस एंड सैलरीज लिखा होगा। तो पहले अगर वेजेस है देन इट विल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर पहले सैलरीज वर्ड लिखा होगा, पहले अगर सैलरीज लिखा होगा या सिर्फ सैलरीज लिखा होगा, तब प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि वो खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं या फिर ट्रेडिंग में जब तक
जो हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां तक लाने का जो खर्चा होगा गुड्स को लाने का, उन जो खर्चा किया जाएगा उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। टू कैरेज या कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेजेस, तीनों एक ही चीज है। अगर सिर्फ कैरेज लिखा होगा ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेजेस, इनवर्ड का मतलब हमने कोई चीज खरीदी, वो इनवर्ड हमारी फैक्ट्री में आई, हमारे शॉप पर आई, उसके लिए हमें जो कैरेज पे किया, कैरेज ऑन परचेजेस, या जो गुड्स इनवर्ड हमारे जो दफ्तर में आई है, ऑफिस में आई है, उसके लिए जो परचेजेस हमने जो पैसा पे किया होगा उसे हम कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेजेस कहते हैं। इसी वजह से फैक्ट्रीज में हमारे पास जब गुड्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करेंगे तो गैस लगती है, फ्यूल लगता है, पावर का मतलब वो जोर आजमाइश नहीं, जो मशीन्स के लिए जो पावर, जो बिजली की जरूरत होगी उसे हम पावर कहते हैं। टू फ्रेट भी किराया होता है गुड्स से रिलेटेड, जो हम फ्रेट कहते हैं। अब एक कार्टेज भी वही टांगा वगैरह या उनसे रिलेटेड जो आ जाएगा, जो गाड़ियों का खर्चा आ गया, कार्टेज, फ्रेट, कार्टेज या कैरेज ऑन परचेजेस, ऑल द मोस्ट मिलते जुलते चीजें सब, तो ज्यादा भी डिफरेंस में नहीं जाते हम। हाँ, एक मैं आपसे ये जो पॉइंट डिस्कस करूंगी, ऑक्ट्रॉय भी खर्चा होता है, ऑक्ट्रॉय भी खर्चा होता है, इसे हम चुंगी कहते हैं। इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट इज टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। तो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि वो सभी खर्चे जो किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड इनकर किए जाते हैं उन्हें हम प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। देन वी आर हैविंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जैसे फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रिपेयर्स, फैक्ट्री रेंट, तो वो सब खर्चे जो होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। डॉक चार्जेस, बंदरगाह, जब हमने कोई सामान मंगवाया, बाहर से मंगवाया, तो बाय शिप जब आएगा तो वो डॉक पर जब उतरेगा तो उसके लिए जो बंदरगाह पर जो हमसे पैसे चार्ज किया जाता है, तो वहां पर जब सामान होगा शिप से उसे डॉकयार्ड पर उतारा जाएगा, तो उसके लिए जो पैसा हमसे लिया जाएगा, बिजनेसमैन से लिया जाएगा, उसे डॉक चार्जेस कहते हैं। क्लियरिंग चार्जेस मीन्स गुड्स को वहां से क्लियर, इसको क्लियरिंग चार्जेस भी या कोई और भी वर्ड यूज किया जा सकता है कि वहां पर जब गुड्स आएंगी हम उन्हें अपने गोडाउन में लाने के लिए जब उनको बोलेंगे कि गुड्स आप रिलीज कर दीजिए, तो बोलेंगे कि गुड्स को क्लियर करने के लिए, गुड्स अगर आपने लेनी है तो उसके लिए जो चार्जेस पे करिए, क्लियरिंग चार्जेस पे करिए, तो क्लियरिंग चार्जेस। इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, गुड्स हमने इंपोर्ट की बाहर से, फॉरेन से, तो हमारे जो कंट्री में जब आएगी तो उसके लिए कुछ टैक्स पे किया, इंपोर्ट ड्यूटी पे की या कस्टम्स को पैसा दिया, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। रॉयल्टी एक किस्म की कमीशन होती है, तो रॉयल्टी अगर ऑन प्रोडक्शन होती है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, रॉयल्टी अगर सेल्स पर होगी तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, तो रॉयल्टी इट इज ए सॉर्ट ऑफ कमीशन। ठीक है जी, तो ज्यादा और डिटेल में अभी रॉयल्टी पर नहीं, एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर बन जाता है। तो इसके बाद बेटा यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय सेल्स लेस रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। हमने गुड्स बेची, इधर आ गया, उनमें से कुछ कस्टमर्स ने गुड्स वापस कर दी, दिस इज सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके बाद हम इनको प्लस माइनस करते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा बेटा तो दोनों का टोटल इधर लिखते हैं बैलेंसिंग, जैसे पहले लेजर अकाउंट्स में करते थे। अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो इस साइड में जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस इसी के आगे बनता है, कंटिन्यू होता है, इधर डेबिट साइड में आएगा। तो जब हम प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो उसमें हम इधर क्रेडिट साइड में, जो वाइस वर्सा ऑपोजिट डायरेक्शन हम इसको लिख देते हैं। तो इधर लिखेंगे जब प्रॉफिट लॉस बनेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इधर कैरी डाउन वर्ड आएगा, तो इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन आ जाएगा। क्लियर। और अगर बेटा ये वाली साइड हमारी डेबिट साइड ज्यादा होगी तो यहां पर हमारे पास ग्रॉस लॉस आ जाएगा। इट विल बी अगेन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आती है ये, और ये क्रेडिट साइड में है। तो जब इधर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट लॉस में ये डेबिट साइड में आ जाएगा। तो जितनी भी चीजें अभी आपने भी पढ़ी हैं, इन सभी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया गया डिटेल में, ये क्या क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या है, परचेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस क्या आ जाएंगी। ठीक है जी, तो वेजेस कुछ आइटम्स को हम पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे।
तो वेजेस जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये वर्कर्स को पे की जाती है जो डायरेक्टली एंगेज होते हैं लोडिंग, अनलोडिंग और प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स के लिए, और ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में होती है। अगर वेजेस एंड सैलरीज दिया होता है क्वेश्चन में तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और अगर सैलरीज एंड वेजेस शो किया होगा तो उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। इफ वेजेस आर पेड फॉर ब्रिंगिंग अ न्यू मशीन, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, अगर वेजेस पे की जाती हैं कोई भी न्यू मशीन, जो अपने नई मशीन खरीदी है उसको इंस्टॉल करने से रिलेटेड कोई भी वेजेस पे की जाएंगी, तो वो जो वेजेस होंगी वो मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगी। इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मैंने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब समझाया था तो डिटेल में मैंने ये बताया हुआ है। तो इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में नहीं आएगा। कैरेज इनवर्ड फ्रेट भी ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, इन सबको बेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिंपल सब चीज़ें हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्ट्राई जो होगा मैंने जैसे बताया, इट इज़ लेविड बाय द म्यूनसिपल कमेटी व्हेन द गुड्स एंटर द सिटी। तो इसमें क्या होता है कि जो म्यूनसिपल लिमिट्स होती हैं, म्यूनसिपल लिमिट्स में जैसे जो इधर आ जाएगा जम्मू म्यूनसिपैलिटी का जो एरिया आ गया, या फिर कश्मीर म्यूनसिपैलिटी का जो एरिया आ गया, तो म्यूनसिपैलिटी का कोई दायरा है, तो उस दायरे के बाहर से अगर कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई एंटर करता है सिटी में या गुड्स लेकर बेचने के लिए आता है, J&K में ऑक्ट्राई नहीं है, और वैसे भी अब ऑक्ट्राई डिलीट हो गई है, अब GST आ गया हुआ है। तो उसमें क्या होता था कि रेस्ट ऑफ जो स्टेट्स थी J&K में ऑक्ट्राई अबॉलिश हो गई हुई थी, सिर्फ जम्मू और श्रीनगर के रास्ते में एक जगह पर ऑक्ट्राई का, मेरे ख्याल से वहाँ पर रास्ते में कहीं एक ऑफिस है, अब वो भी उसकी जगह एक्साइज है, वो वहाँ पर वो डिपार्टमेंट होगा। तो इन अदर स्टेट्स पहले क्या होता था कि म्यूनसिपल लिमिट के बाहर से अगर कोई सामान खरीदने के लिए आता है या खरीद कर लेकर जाते हैं बेचने के लिए आता है, तो उनको म्यूनसिपैलिटी को कुछ जो चार्जेस पे करने होते थे, तो वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं। ठीक है जी। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स, एक ये मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करूंगा बेटा, ये जो कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉयल्टी वाला, तो ये कंज्यूमेबल स्टोर्स ऊपर फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ होगा, तो ये ऐड अप कर लेंगे। तो रॉयल्टी क्या होती है, ये अमाउंट पे की जाती है ओनर के द्वारा। अब इसमें क्या जाता है कि ओनर क्या आ जाएगा कि मेरे पास कोई, आई एम द ओनर ऑफ ए माइन, जो हो सकती है कि जैसे आ जाएगा कि आप देखते हैं कि कोयले की कोल माइंस होती हैं, इफ समवन इज द ओनर ऑफ दैट माइन, या फिर मेरे पास किसी चीज़ का कोई पेटेंट है, या मैंने कोई किताब लिखी है, अब मेरी जो किताब है, मेरा टाई अप जो है वो किसी एक पर्टिकुलर जो पब्लिकेशन कंपनी के साथ है। तो टाई अप क्या हुआ कि कंपनी वाले मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सर आप किताब लिख दीजिए, हम इस किताब को बेचेंगे, पब्लिश करेंगे, बेचेंगे। तो मैंने उस किताब, जो मैंने किताब लिखी थी, उसके राइट्स मैंने कल्याणी पब्लिशर्स को, मैंने एस चांद को मैंने वो राइट्स दे दिए कि आप मेरी जो बुक है उसे आप छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और पर बुक के हिसाब से जितनी बुक्स बिकेंगी आप मेरे को कुछ कमीशन पे करिएगा, क्योंकि बुक मैंने लिखी है। तो मैंने अपना राइट दिया, इसमें क्या होगा, मैंने अपना राइट यूज करने के लिए दे दिया, उसके बदले में मेरे को जो पैसा मिलेगा उसे रॉयल्टी कहते हैं। आप लोगों के बेटा को फेवरेट सिंगर होंगे, तो वो जो सिंगर है उस बेचारे ने गा गा कर अपना गला बिठा दिया होगा। अब वो जो गाना उसने जो गाया होगा, लेट इट बी, अब तो ऑनलाइन जो होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाता है, आप जब डाउनलोड करते हो तो कुछ ना कुछ हिस्सा, जो कुछ ना कुछ शेयर जो होगा वो सिंगर के अकाउंट में चला जाएगा, कुछ पैसे जो होंगे। ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा जो यूट्यूब पर जो आपने वहाँ से डाउनलोड किया, डाउनलोडिंग के लिए आपका जो डेटा यूज़ हो, उसके कुछ प्रोपोर्शनेटली उसी के बेसिस पर जो होगा वो कुछ पेमेंट मिल जाएगी। अब मेरे वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स जैसे आप देख रहे हैं, तो जितने ज़्यादा इसकी व्यूअरशिप होगी तो उस हिसाब से मेरे को पेमेंट मिलेगी। या तो बेटा आप मेरे को पेमेंट, जो पैसा जो होगा, या आपसे पैसा मेरे को लेना होगा, तो या मेरे को यूट्यूब वाले पैसा दें। तो उसके बिना अगर कोई बोलता है कि भाई हम फ्री कर रहे हैं, तो सब झूठ है। हर एक को भगवान ने जो पार्ट्स ऑफ बॉडी में पेट भी दिया है, उस पेट को भी पालना है। हर एक के लिए सोर्स ऑफ इनकम का साधन होना चाहिए। अगर घोड़ा ही घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं
उसको आप देखते हैं तो मेरे को फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा होगा मैं और वीडियोस बनाऊंगा सो दैट मेरे को भी कुछ बेनिफिट हो। अगर बेनिफिट नहीं होगा आई विल स्टॉप मेकिंग द वीडियोस। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे अच्छा मैं कोई और प्लेटफॉर्म, कोई और मोड ऑफ जो अर्निंग सोचता हूँ। तो वापस इस क्वेश्चन में जब आ रहा था कि मेरी वीडियोस को आपने देखा, उसके बदले में मेरे को जो कमीशन मिल रही है, तो जो रॉयल्टी मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, उसे हम रॉयल्टीज कहते हैं। जिस सिंगर के आपने गाने देखे, गाने डाउनलोड किए, सुने, या आपने कोई सीडी खरीदी, तो सीडी आपने जो सोनी कंपनी से सीडी खरीदी, तो अगर एक सीडी 100 रुपीज़ की थी, 50 रुपीज़ की थी, एक बुक अगर 200 रुपये की है, आउट ऑफ दैट 250 रुपीज़ जिसने वो बुक लिखी है, जिसने वो गाना जो गाया है, उसको एज ए कमीशन, एज ए रॉयल्टी मिलेगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं? दीज आर इनकर्ड टू कीप द मशीन इन राइट कंडीशन। तो वो खर्चे, मशीन्स को राइट कंडीशन में रखने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, उन्हें हम कंज्यूमेबल स्टोर्स कहते हैं। जैसे बेटा इंजन ऑयल, कॉटन वेस्ट, सॉफ्ट सोप, ऑयल, ग्रीस, वेस्ट, तो ये सब कंज्यूम्ड होते हैं किसी फैक्ट्री में और इनको हम कंज्यूमेबल स्टोर्स कहते हैं। अभी इंजन ऑयल क्या होगा? घर में आप देखोगे आपके पास कपड़े सीने की मशीन होगी, तो कई बार आपने नोट किया होगा बड़ी आवाज़ करने लग पड़ती है। तो आप क्या करते हो, एक जो होगी प्लास्टिक की बोतल आ गई, उसकी पतली सी टिप होगी, उसमें ऑयल डाला होता है, तो वो ऑयल आप जो कपड़े सीने वाली मशीन में वहाँ पर आप वो ऑयलिंग करते हो। तो उसके बाद मशीन जब आप यूज़ करते हैं तो उसकी आवाज़ कम हो जाएगी, फ्रिक्शन कम होगी। मैक्सिमम बच्चे नॉन मेडिकल के होंगे, तो फ्रिक्शन कम होगी। ग्रीस जब लगाई जाती है फ्रिक्शन कम होगी, स्मूथली मशीन चलेगी, ब्रेकडाउन के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ग्रीस लगाई है तो उसमें जो प्रोडक्ट में वो चली न जाए, मशीन को साफ करने के लिए तो कॉटन या उसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए कॉटन या उनको लगाया जाता है, तो कॉटन वेस्ट आ गया, सॉफ्ट सोप आ जाएगा, मशीन्स में फ्रिक्शन कम हो, उसका यूज़ स्मूथली चले, ऑयल है, ग्रीस है, तो ये सब यूज़ होते हैं। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट आ जाएगा आइटम जो क्रेडिट साइड में आती है बेटा, सेल्स या क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न आ जाती हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा सामान नहीं बिका एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के लिए आ गया कि हमारे पास स्टॉक 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या आ गया? देखो बेटा मेरे को ये पेन बनाना है, इस पेन बनाने के लिए मेरे को प्लास्टिक की जरूरत थी। मैंने जो प्लास्टिक खरीदा वो प्लास्टिक को अभी मैंने इस फॉर्म में नहीं लाया, मेरे पास रॉ फॉर्म में है, या फिर वो जो आ जाएगा वो किसी और फॉर्म में था जो आ जाएगा। तो जो प्लास्टिक जो होगा वो छोटे छोटे कैप्सूल्स या दाने जो होते हैं उस फॉर्म में मिलता है, उन्हें मेल्ट किया जाता है और इस शेप में लाया जाता है जिस भी जो प्लास्टिक प्रोडक्ट में बनाना होगा। तो रॉ मटेरियल जो मेरा रॉ फॉर्म में पड़ा होगा दैट इज कॉल्ड द रॉ मटेरियल। अब मैं ये पेन बना रहा हूँ, मेरा पेन अभी पूरा नहीं बना, इसकी अभी इसमें रिफल नहीं बना, इसकी कैप अभी नहीं बनी, तो इतना भी मेरा पेन बना हुआ है। तो मेरा पेन क्या कंप्लीट है? इट इज़ नॉट कंप्लीट, इट इज़ वर्क इन प्रोसेस, इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसका जो आ जाता है ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी। अब जो मेरा पेन बनकर तैयार हो जाएगा, अभी बिका नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। बेटा इसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आ गया, जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में क्या लिखा होगा कि जैसे सबसे पहले आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन या कैरी डाउन आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट अगर लॉस होगा तो इधर डेबिट में, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में। डेबिट में सारे खर्चे आ जाएंगे, इधर ब्रॉड हेडिंग लिखी है ऑफिस रिलेटेड खर्चे, जैसे सैलरीज है, सैलरीज एंड वेजेस है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, लाइटिंग। अगर हीटिंग होगा तो हम ज़्यादातर उसको हीटिंग को ट्रेडिंग में लेते हैं। लाइटिंग एंड हीटिंग होगा, अगर लाइटिंग पहले वर्ड आ गया तो प्रॉफिट लॉस में ले सकते हैं। हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या हो जाता है कि हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई होगी, अब उसको वेरीफाई करवाना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि हमारी जो बुक्स हैं, जो हमने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो ऑप्ट किए थे उनको हमने सही ढंग से यूज़ किया है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे अकाउंट्स को वेरीफाई करता है और उसके बदले में उसको जो हम चार्जेस पे करते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑडिट फी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, सिंपल है सभी। इनके आगे इनको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने जो PDF में, वहाँ से आप देख सकते हैं।
कैरेज आउटवर्ड और कैरेज ऑन सेल्स। जो कैरेज इनवर्ड होता है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। कैरेज आउटवर्ड बच्चे गलती कर देते हैं, वो इनवर्ड को डेबिट में ले लेते हैं और आउटवर्ड को क्रेडिट साइड लिख देते हैं, तो यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो एक कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स है। सेल्स में क्या आ गया कि आप लोगों ने अभी पढ़ रहे हो, थक गए हो, आपने कहा कि चलो ठीक है जी अब हम पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, चलो पिज़्ज़ा भी खाते चलेंगे और पढ़ भी लेंगे। तो कौन बाहर जाएगा? आपने ऑर्डर किया, फ़ोन किया, डोमिनोज को किया, पिज़्ज़ा हट को किया। तो वो जो होम डिलीवरी के लिए, तो होम डिलीवरी के लिए पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज से जो बाइक पर आएगा, आपको पिज़्ज़ा डिलीवर कर देगा, तो वो जो डिलीवरी बॉय है उसकी सैलरी कहाँ से पे हो रही है, उसका जो गाड़ी का, बाइक का, पेट्रोल का जो खर्चा है वो कहाँ से होगा? इट इज़ कैरेज ऑन सेल्स। तो सेल्स को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, कैरेज उसी का एक फॉर्म है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट्स जो पैसा डूब गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस, ये सब प्रॉफिट लॉस। स्टेबल मीन्स जो अस्तबल के, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं, तो घोड़ा गाड़ी या काट या टांगा भी यूज होता है गुड्स को डिलीवर करने के लिए। मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो ऊपर नहीं आए, तो जरूरी नहीं कि आप हेडिंग डालकर भी करें, हेडिंग की भी कोई जरूरत इतनी नहीं है। डिस्काउंट, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, अगर हमारा खर्चा है तो डेबिट में, अगर इंटरेस्ट हमें मिला, इनकम है तो क्रेडिट में आ जाएगी। बैंक चार्जेस डेबिट में, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस डेबिट में, कन्वेंस एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सब डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, इन सब को डिटेल में यहाँ पर बेटा नेक्स्ट वीडियोस में सब में, ये जो लेक्चर में या पीडीएफ में आप देखेंगे, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, सब चीज़ें हैं, तो सिंपल है, इसलिए उसको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब मैं क्रेडिट साइड को डिस्कस करूँगा। क्रेडिट साइड के बाद जो होगा, ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। ये वाला पार्ट, यहाँ से जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, वो सब डिस्कस करूँगा। एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 आइटम्स होंगी जो मेन है, वो अगर आपको समझ आ गई, फाइनल अकाउंट्स जो होगा वो समझ आ गया ऑलमोस्ट, और सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा क्रेडिट साइड में अब क्या क्या इनकम्स कौन कौन सी आती हैं? क्रेडिट साइड में हम इनकम्स लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जो ब्रॉड डाउन आ गया ट्रेडिंग से। यहाँ पर रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, किराएदार से हमें रेंट मिला, रेंट क्रेडिट आ गया या रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट क्रेडिट लिखा होगा। अगर कोई भी आइटम ट्रांजैक्शंस अगर दी होगी उसके आगे डेबिट या क्रेडिट होगा। डेबिट मीन्स इट शुड बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड, और अगर सीआर लिखा होगा देन इट शुड बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिली, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी मार्केट में, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला, इट इज इनकम, यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा। डिविडेंड ऑन शेयर्स भी इधर आ जाएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड, हमारे पैसे जो थे वो डूब गए थे, अब वो पैसा मिल गया, रिकवर्ड हो गया, तो क्रेडिट में। अप्रेंटाइज प्रीमियम, एक ये वाला पॉइंट है जो डिस्कस करने वाला है कि अप्रेंटाइज प्रीमियम क्या होता है। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट्स, सिंपल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये भी इनकम है। मिसलिनियस रिसिट्स भी इनकम है। तो मेरी इस वीडियो को कई कॉमर्स वाले, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है, वो भी बच्चे देख रहे होंगे, तो बेटा सच सच बताना कि अप्रेंटाइज प्रीमियम क्या होता है, आता है आप लोगों को या नहीं आता था? कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा, कोई शर्म नहीं करनी है। आता है तो अच्छी बात है, और झूठ में नहीं बोलना, नहीं आता पता चल जाए। मोर देन 60 to 70% बच्चों को नहीं मालूम होता है कि अप्रेंटाइज प्रीमियम क्या होता है। कंज्यूमेबल स्टोर्स, जो मैंने भी डिस्कस किया था आपसे इससे ऊपर, मोर देन 60 to 70%, 80% बच्चे इसका सही जवाब नहीं दे पाते कि कंज्यूमेबल स्टोर्स, पता है खर्चा है, डेबिट साइड में आएगा, बट होता क्या है वो भी मालूम नहीं होगा इतने बच्चों को। तो अप्रेंटाइज प्रीमियम क्या हो गया? ये इनकम होती है। अप्रेंटिसशिप, कई ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहां पर हमें जो सीखना होगा, तो सीखने के लिए क्या होगा, काम को सीखने के लिए हमें साथ साथ वर्क भी करना पड़ता है। जैसे टेक्नीशियंस के जो काम होंगे, मोबाइल रिपेयरिंग आ गया, प्लम्बरिंग का काम आ गया, कारपेंटर का काम आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि हमें कोई सेंटर या किसी पर्सन को ज्वाइन करना होगा, तो जिसको ज्वाइन किया जाता है उसके हम, जैसे बोला जाता है ज़्यादातर कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है कि उसके शागिर्द बन गए। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा कि काम सीखने के लिए तो जो पर्सन होगा, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, तो वो पैसा भी पे करेगा
वो पैसा पे करेगा। अगर मेरे को मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना है तो मैं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूंगा, या फिर क्या जाएगा कि कोई रेनाउंड पर्सन है, उसकी अपनी भी शॉप है मोबाइल की, तो वहां पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो वो साथ साथ में लोगों को फ़ोन रिपेयर करना, मोबाइल रिपेयर करना भी सिखाते हैं। तो मैं उसके पास जाकर काम करूंगा और मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मैं उसको पैसा भी पे करूंगा। उससे मैं पर मंथ या जो भी कोर्स फीस पे करूंगा, और साथ साथ उसकी शॉप पर जो भी मोबाइल्स आएंगे तो मैं वो रिपेयर करूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो उसके बदले में कुछ पैसा नहीं मिलता। बहुत से लोग होते हैं वो पैसा नहीं देते, वो कहते हैं हम आपको सिखा रहे हैं, आप काम कर रहे हो बट आप सीख रहे हो, हम आपको सिखाने के लिए काम दे रहे हैं। तो वो जो पैसा काम सीखने के लिए अप्रेंटाइज किसी का शागिर्द बनते हैं तो वह इनकम होती है बिजनेस के लिए। ठीक है जी। तो बेटा इस लेक्चर में मैंने आपसे जो जो टर्म्स है वो सब डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे स्पेशल जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सब डिस्कस करूंगा। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।